अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकेंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब्जेक्ट में हम आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। हमने 2 चैप्टर इसके पहले मुकम्मल कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसको हमने मुकम्मल कर लिया है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो मेजर मशीनरी इस्तेमाल होती है उसको हमने डिस्कस करना है आज। चैप्टर का नाम है मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर के नाम से हमारे पास ये तीसरा चैप्टर है। तो अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि मोटर क्या होती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसका मकसद क्या होता है और इसकी कौन कौन सी इकसाम इस्तेमाल होती हैं। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर क्या किरदार होता है। तो अज़ीज़ तलबा, मोटर, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा, आपने लाजमी तौर पे मोटर को देखा भी होगा। तो मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला है, एक ऐसा बरकी आला है, एक ऐसी मशीन है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़राहम की जाती है तो हमें आउटपुट पे वो मैकेनिकल एनर्जी फ़राहम करती है। यानी कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। तो मोटर को हम हर उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मैकेनिकल पावर चाहिए होती है। जिस जगह पर हमें मैकेनिकल पावर चाहिए वहाँ पर हम मोटर को इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर को इलेक्ट्रिकल इनपुट फ्राहम करते हैं और ये हमें आउटपुट पे मैकेनिकल फ्राहम करती है, मैकेनिकल पावर फ्राहम करती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर मोटर को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, मोटर को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें जनरेटर्स की, तो जनरेटर अज़ीज़ तलबा, जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, जनरेटर पैदा करने वाला। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर को पैदा करने वाली ये मशीन होती है, यानी कि जनरेटर जो है इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करता है। तो जनरेटर की डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये एक ऐसा आला होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो मैकेनिकल इनपुट पे मैकेनिकल पावर लेती है और हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल पावर देती है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने वाले आले को हम जनरेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करने वाले आले को जनरेटर कहते हैं। इसके इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम की जाती है जिसकी बदौलत हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करता है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जनरेटर को इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करें ट्रांसफॉर्मर्स की, तो अज़ीज़ तलबा, ट्रांसफॉर्मर ये उसकी अलामत है। ये एक ऐसा आला होता है जिसकी एक साइड पे इलेक्ट्रिकल पावर फ्राहम की जाती है और दूसरी साइड से इलेक्ट्रिकल पावर हासिल की जाती है। ट्रांसफॉर्मर मोटर, जनरेटर की निस्बत एक ऐसा आला होता है जो ना तो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करता है ना इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करता है। इसका मकसद क्या होता है, ये एक साइड से इलेक्ट्रिकल पावर वसूल करता है, उसको दूसरी साइड पे फ्राहम करता है, ट्रांसफ़र करता है। जब ये पावर को एक साइड से दूसरी साइड पर मुंतकिल करता है तो पावर के जो वोल्टेजेस होते हैं उनको चेंज कर देता है। ट्रांसफॉर्मर को इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादा या कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ये वोल्टेजेस को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, ट्रांसफॉर्मर। और मोटर, जनरेटर की निस्बत इसमें मज़ीद ये फ़र्क होता है कि इसमें कोई भी हिस्सा हरकत करने वाला नहीं होता। ये एक साकन आला होता है, स्टैटिक डिवाइस होती है, इसमें कोई भी हिस्सा हरकत नहीं करता, जबकि इन दोनों में रोटर हरकत करता है। तो ये है मुख्तसर तारुफ मोटर, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर का। तो अभी हमने इनका सिर्फ मुख्तसर तारुफ लिया है, इनकी डेफिनेशन को, इनकी अलामतों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी डेफिनेशंस और इनकी अलामतों का पता चल चुका होगा। तो अज़ीज़ तलबा, चैप्टर का पहला हमारे पास टॉपिक है, उन्वान है फैराडेज लॉज। माइकल फैराडे एक साइंसदान था। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल की जो हिस्ट्री है, जो बरकी तारीख़ है, उसकी अगर बात की जाए तो ये वो साइंसदान था जिसने हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि अल्टरनेटिंग करंट भी जनरेट किया जा सकता है। तो माइकल फैराडे ने हमें ये कवानीन मुतारिफ़ करवाए जिससे हमें ये आइडिया हुआ
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पैदा की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट में भी जनरेट की जा सकती है, जबकि उससे पहले जो है वो डायरेक्ट करंट यूज़ होता था, डीसी सप्लाई यूज़ होती थी। तो हम यूँ कह लें कि एसी सप्लाई को हमें मुतारिफ़ करवाने वाला ये साइंसदान था। तो माइकल फैराडे, इसने 2 कवानीन मुतारिफ़ करवाए। एक को कहते हैं माइकल फैराडे का पहला कानून, एक को माइकल फैराडे का दूसरा कानून। उसी के नाम से हमने इसको ये नाम दिया है फैराडेज लॉज, यानी कि माइकल फैराडे के कवानीन। तो अजीज़ तलबा, ये 2 कवानीन उसने पेश किए हैं। इसके कवानीन की तरफ आने से पहले कुछ बातें आप जहन में रखिएगा, आपने इन चीज़ों को डिस्कस किया होगा। अजीज़ तलबा, ये आपके पास एक मकनातीसी नॉर्थ पोल है, शुमाली कुतुब है, और ये एक साउथ पोल है, जनूबी कुतुब है। तो अजीज़ तलबा, आपको पता है कि जब जो मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब हरकत करती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की जानिब जाती हैं, एन पोल से निकलकर एस पोल की जानिब जाती हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी पता है कि ये मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मकनातीसी खतूते क़ुव्वत, ये जितना एरिया कवर करती हैं या जितने एरिए तक मकनातीसी ताकत मौजूद होती है या जितने एरिए तक, जितने रकबे तक मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस मौजूद होती हैं उसको हम मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इन चीज़ों को आप बखूबी जानते होंगे कि मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस एन पोल से निकलकर एस पोल की जानिब जाती हैं, और मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस जितने एरिया तक मौजूद होती हैं, उनका असर जितने एरिया तक पाया जाता है उसको हम मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। और ये हमारे पास जो कंडक्टर होता है, आपको पता है कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। तो आते हैं माइकल फैराडे के पहले कानून की जानिब। अजीज़ तलबा, माइकल फैराडे ने जो पहला कानून पेश किया वो कुछ इस तरह था। उसने कहा कि अगर एक कंडक्टर को मकनातीसी मैदान के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हरकत दी जाए, घुमाया जाए, तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ या वोल्टेजेस पैदा होते हैं। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसी कुव्वत जो करंट को चलाती है। आपने इसको फर्स्ट चैप्टर में करंट, वोल्टेजेस, ईएमएफ को डिटेल से डिस्कस किया है। तो अजीज़ तलबा, पहला कानून कि अगर किसी कंडक्टर को मकनातीसी मैदान के अंदर हरकत दी जाए तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा होती है। ये पहला कानून है माइकल फैराडे का। अब बात ये है कि जब कंडक्टर को मकनातीसी मैदान में हरकत दी जाती है तो कंडक्टर के अंदर क्यों ईएमएफ पैदा होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब कंडक्टर मकनातीसी मैदान में हरकत करता है तो मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करता है, काटता है, मुनक़ता करता है। जब कंडक्टर मकनातीसी मैदान में हरकत करता है तो मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करता है, जिससे क्या होता है कि मकनातीसी फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो कम ज़्यादा होता है। मकनातीसी फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो कम ज़्यादा होता है। तो फ्लक्स के कम ज़्यादा होने की वजह से, कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। यह है पहला कानून कि जब कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को काटता है, या यूँ कह लें कि मकनातीसी फ्लक्स में तब्दीली की वजह से ईएमएफ पैदा होती है। यह है माइकल फैराडे का पहला कानून। ये बात याद रखिएगा, अगर ये कंडक्टर यहाँ पर साकन पड़ा है, हरकत नहीं कर रहा, तो कंडक्टर में कोई ईएमएफ, कोई वोल्टेज पैदा नहीं होंगे। कंडक्टर में ईएमएफ पैदा करने के लिए शर्त है कि फ्लक्स में तब्दीली वाक़या हो। तो फ्लक्स में तब्दीली वाक़या करने के लिए कंडक्टर का हरकत करना ज़रूरी है। तो कंडक्टर जब तक मूव नहीं करेगा तब तक यहाँ पर ईएमएफ पैदा नहीं होगी। यह है माइकल फैराडे का पहला कानून। इसको आप पहले तरीके से यूँ बयान कर सकते हैं कि जब कंडक्टर मकनातीसी मैदान में हरकत करता है तो ये फ्लक्स को काटता है, जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा होती है। या आप यूँ भी कह सकते हैं मुख्तसरन कि फ्लक्स जब तब्दील होता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। फ्लक्स तब्दील कब होता है? जब कंडक्टर मूव करता है। कंडक्टर के मूव करने से फ्लक्स कम ज़्यादा होता है, और फ्लक्स के कम ज़्यादा होने का मतलब है फ्लक्स में तब्दीली। तो ये है माइकल फैराडे का पहला कानून। दूसरे कानून की जानिब आते हैं। दूसरा कानून उसने यूँ बताया है कि ये कंडक्टर मखसूस वक़्त में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मखसूस वक़्त में जितना फ्लक्स कता करेगा इसके अंदर उतनी ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। या यूँ कह लें कि एक मखसूस वक़्त में फ़र्ज़ करें t सेकंड में
जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। यह है माइकल फैराडे का दूसरा कानून। फ्लक्स में तब्दीली की शरह के रास मुतनासिब होती है पैदा होने वाली ईएमएफ। फ्लक्स में तब्दीली की शरह के रास मुतनासिब होती है पैदा होने वाली ईएमएफ। मतलब मखसूस वक़्त में जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। यह है माइकल फैराडे का दूसरा कानून। तो पहला कानून क्या है? कंडक्टर जब फ्लक्स को कता करेगा कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी। मखसूस वक़्त में जितना ज़्यादा फ्लक्स कता होगा, ये जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। यह है माइकल फैराडे का दूसरा कानून। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अज़ीज़ तलबा। ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक कॉइल है, कंडक्टर की हमने कुछ टर्न्स की शक्ल में कॉइल बनाई है। इस कॉइल के दोनों सिरों के साथ हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया है। यह हमारे पास एक मकनातीसी टुकड़ा है, मैग्नेटिक मटेरियल है या मकनातीस की एक सुलाख है। यह मकनातीसी जो टुकड़ा है इसको जब हम कॉइल के अंदर या बाहर मूव करेंगे, तो मूव करने की वजह से इस मकनातीसी टुकड़े का जो फ्लक्स है वो इन टर्न्स के साथ टकराएगा। वैसे होता क्या है कि अगर ये मकनातीसी टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ हो तो इसका जो फ्लक्स है वो इतनी टर्न्स के साथ लिंक कर रहा है। अगर ये टुकड़ा यहाँ पे साकन पड़ा है, कॉइल भी साकन है, तो ये जो मकनातीसी टुकड़ा इसका फ्लक्स इन टर्न्स के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कॉइल भी साकन है, ये टुकड़ा भी साकन है। फ्लक्स टकरा तो रहा है लेकिन टकराने वाले फ्लक्स में कमी बेशी नहीं हो रही। फ्लक्स में कमी बेशी के लिए ज़रूरी है या कॉइल को मूव करें या इस मकनातीसी टुकड़े को मूव करें। तो जब ये मकनातीसी टुकड़ा या कॉइल आगे पीछे मूव करेंगे तो टकराने वाले फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, तब जाकर ईएमएफ पैदा होगी। तो फ्लक्स में तब्दीली ये शर्त है ईएमएफ के पैदा होने के लिए। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो अगर ये टुकड़ा साकन है, मकनातीस साकन है, ये कॉइल भी साकन है, फ्लक्स टकरा तो रहा है लेकिन टकराने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि इस मकनातीस टुकड़े को कॉइल के अंदर बाहर हरकत दी जाए। तो जब कॉइल के अंदर बाहर हरकत देंगे, हरकत देने की वजह से कॉइल के साथ टकराने वाले फ्लक्स में तब्दीली पैदा होगी, जिससे वोल्टेज या ईएमएफ पैदा होगी। आप फ़र्ज़ करें ये टुकड़ा इस पोजीशन में है, तो इस टुकड़े का पैदा करदा फ्लक्स जो है, इस मकनातीसी टुकड़े का पैदा करदा फ्लक्स जो है वो इसकी कुछ टर्न्स के साथ टकरा रहा है। कॉइल की इस टर्न्स को हम ऐसे जाहिर करते हैं और इसके पैदा करदा फ्लक्स को हम फाई से जाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करें इस पोजीशन में अगर ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, कॉइल इस पोजीशन में है, तो इतनी कुछ टर्न्स के साथ ये फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो उस वक्त जो फ्लक्स लिंकेज होगा उनको हम N∅1 से जाहिर करेंगे। फर्स्ट लिंकेज फ्लक्स यानी कि इस पोजीशन में जो कॉइल की टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको N∅1 से जाहिर किया। N का मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स जितनी भी हैं और फ़ाई1 का मतलब ये इब्तदाई फ्लक्स। अच्छा, अब अगर हम मकनातीसी टुकड़े की पोजीशन को चेंज करें, मकनातीसी टुकड़े को अंदर की जानिब लेके जाएं, तो क्या होगा कि इसका पैदा करदा फ्लक्स, मकनातीसी टुकड़े का पैदा करदा फ्लक्स ज़्यादा टर्न्स के साथ लिंक करेगा। तो इस पोजीशन में जो फ्लक्स लिंकेज है वो N∅2 होगा। लास्ट लिंकेज फ्लक्स यानी कि आखिरी जो इस सूरत में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल की टर्न्स के साथ वो N∅2। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के कितनी टर्न्स हैं और ∅2 का मतलब कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो अब हमने चूंकि ये पढ़ा है कि फ्लक्स में तब्दीली जब तक पैदा नहीं होगी या फ्लक्स जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इस पोजीशन से जब हम इस मकनातीसी टुकड़े को इस पोजीशन में लेके आए हैं तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आते वक्त कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आते वक्त कितना फ्लक्स चेंज हुआ है। तो इन दोनों फ्लक्सेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास फ्लक्स में तब्दीली आ जाएगी। ये इस सूरत में फ्लक्स था N∅1, ये इस सूरत में फ्लक्स है N∅2। दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा फ्लक्स में चेंज कितना आया, चेंज कितनी आई है, तब्दीली कितनी आई है। N∅2 माइनस N∅1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो N∅, यानी कि ये फ्लक्स में तब्दीली, चेंज इन फ्लक्स पता चल जाएगा कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में कितना फ्लक्स चेंज हुआ है। तो जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ पैदा होगी। तो इस
ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है दोनों पोजीशंस के दरमियान, उसको हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो ये फ्लक्स में तब्दीली की शरह बन जाएगी, तो उसके मुताबिक ये ईएमएफ पैदा होगी। तो एक मखसूस वक़्त में, एक मखसूस टाइम के अंदर इस मकनातीसी टुकड़े को, मकनातीसी सुलाख को इस पोजीशन से जब आप इस पोजीशन में लेके आएंगे, एक मखसूस टाइम के अंदर मकनातीसी टुकड़े को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेके आएंगे, तो जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ईएमएफ पैदा होगी। अगर आप इस कॉइल को बड़ी आहिस्ता से लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स में तब्दीली की शरह कम होगी, अगर तेज़ी के साथ मूव करते हैं तो फ्लक्स में तब्दीली की शरह ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी। तो एन फाई का मतलब है फ्लक्स में तब्दीली, टी का मतलब वो टाइम जिसमें फ्लक्स में चेंजिंग वाक़या हुई है। इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशिएट फॉर्म में तो डी फाई ओवर डी टी आ जाएगा। डी फाई का मतलब फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स मैक्सिमम चेंज हुआ है, जो फ्लक्स में चेंजिंग आई है। डी टी का मतलब वो मिनिमम टाइम जिसमें फ्लक्स चेंज हुआ है। तो E इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी, ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है माइकल फैराडे के कवानीन की। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है, ये बेसिक इक्वेशन। इससे हम मजीद इक्वेशन जो है वो अखज़ करते हैं। तो ये है माइकल फैराडे के कवानीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा कब होती है, किस सूरत में ज़्यादा ईएमएफ पैदा होती है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, इसका हमने मुख्तसर तारुफ लिया है और माइकल फैराडे के कवानीन को डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।